वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। 61 टाबाही। अब तक नंदनी की डिमांड सुनते ही सिरी ने सिद्धार्थ का नंबर डायल कर दिया। अब आगे 1-2 रिंग के बाद ही सिद्धार्थ ने कॉल रिसीव कर लिया। नंदनी ने सीधा पूछा, सिद्धार्थ तुम कपूर फैमिली के बारे में कितना जानते हो? जवाब में सिद्धार्थ ने कहा, मैडम ये कपूर फैमिली बहुत मिस्टीरियस है, मुझे भी उनके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, मगर आप अचानक कपूर फैमिली के बारे में क्यों पूछ रही हैं? सिद्धार्थ का जवाब सुनकर नंदनी ने ठंडी आह भरी। सिद्धार्थ कॉर्पोरेट वर्ल्ड और हाई सोसाइटी का मंझा हुआ खिलाड़ी था। अगर उसे कपूर फैमिली के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था तो इसका मतलब था बाकियों को भी कपूर फैमिली के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होगा। नंदनी ने कहा, बस यूं ही मुझे जानना है तुम्हें कपूर फैमिली के बारे में जो कुछ भी पता है मुझे बताओ। नंदनी का सवाल सुनकर सिद्धार्थ को थोड़ा अजीब लगने लगा। उसे आज भी याद था कल कपूर फैमिली से आया वह आदमी उसकी मैडम को कितनी अजीब नजरों से देख रहा था। सिद्धार्थ ने हल्का हिचकिचाते हुए पूछा, मैडम क्या उस आदमी ने आपको परेशान किया? मुझे बताए, अगर उसने आपको परेशान किया है तो मैं आपकी तरफ से उसे सबक सिखाऊंगा। सिद्धार्थ के ख्यालातों से बेखबर नंदनी उसका सवाल सुनकर हक्की बक्की रह गई। उसे इतना तो पता था उसके इस पर्सनल गार्ड की नाक कुत्ते से भी ज्यादा तेज है, मगर उसकी आंखें भी बाज जैसी होगी, इस बात का अंदाजा नंदनी को नहीं था। नंदनी ने उसे डांटते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम सिद्धार्थ? तुम्हें लगता है कोई मुझे परेशान कर पाएगा? मैं अनुष्का सिन्हा हूँ, मेरी आसपास की हवा भी मेरे इशारे पर नाचती है और तुम कह रहे हो कोई मुझे परेशान करेगा? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अनुष्का नंदनी का वो नाम था जो 14 साल पहले उसे रेयांश, आदित्य और आरव ने दिया था। नंदनी नाम उसे उसके परिवार ने दिया था। हालांकि नंदनी उर्फ अनुष्का को अनुष्का नाम ज्यादा पसंद था, इसीलिए वो अपने करीबियों के सामने खुद को अनुष्का सिन्हा ही कहा करती थी। नंदनी की फटकार सुनते ही सिद्धार्थ ने अपने दिमाग में आ रहे आलतू फालतू ख्यालों को निकाल फेंका। शायद वो कुछ ज्यादा ही सोच रहा था। सिद्धार्थ ने कहा, आई एम सॉरी मैडम, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब मेरे सवालों का साफ साफ जवाब दो। अनुष्का की बात पर सिद्धार्थ ने कहा, मैडम आप तो मैडम रिचर्ड के बारे में जानती ही हैं। हाँ मैं जानती हूँ, वो रॉकवेव की प्रेसिडेंट रह चुकी है, अनुष्का ने कहा। अनुष्का की बात सुनकर सिद्धार्थ ने कहा, हाँ असल में मैडम रिचर्ड कार्तिक कपूर की वाइफ है। 14 साल पहले तक पूरी दुनिया में कपूर फैमिली का ही दबदबा था, मगर 14 साल पहले हुए उस हादसे में कार्तिक कपूर की वाइफ और बेटी की मौत हो गई और उसके बाद से ही कार्तिक कपूर ना जाने कहां चला गया। उनके दोनों बेटे भी उस हादसे के बाद से ही गुमनामी में जीने लगे और कपूर फैमिली का रुतबा भी धीरे धीरे खत्म होने लगा। हालांकि कुछ महीनों पहले मैडम रिचर्ड न्यूयॉर्क में देखी गई थी। इन्फोसिस ने भी उनके वापस आने के खबर की पुष्टि कर दी है और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रेयांश कपूर की वजह मची तबाही के बारे में तो मैंने आपको कल रात ही बताया था। सिद्धार्थ की पूरी बात सुनने के बाद अनुष्का ने गहरी सोच में डूब गई। 14 साल पहले जब कार्तिक कपूर के दोनों बेटे गुमानामी में जी रहे थे तब वो खुद उनके साथ थी। उसने अपनी आंखों से आदित्य का रोना और रेयांश का उसे संभालना देखा था। दुनिया की नजरों में भले ही ये सब बहुत सिंपल लगे, दुनिया भले ही कहे कार्तिक कपूर और बेला रिचर्ड के दोनों बेटों को जिंदगी लग्जरी से भरी हुई रही होगी, दोनों मुंह में डायमंड स्पून लेकर जन्मे थे, मगर हकीकत में ऐसा कुछ नहीं था। उन दोनों का तो बचपन ही ट्रेजेडी से भरा हुआ था। 13 साल की उम्र से उनकी जिंदगी में मौत का तांडव शुरू हो गया था। जहां आम बच्चे ऐसी उम्र में बदमाशियां करते नहीं थकते, वहीं उन्हें हर एक कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता था। कब कौन कैसे और कहां से उन पर हमला कर दे, इसका कोई भरोसा नहीं होता था। पहले तो अनुष्का को समझ नहीं आता था रेयांश उसे हमेशा डांटता क्यों रहता था, क्यों उसे हर एक चीज की महानी थी, क्यों रेयांश, आदित्य और आरव अपनी उम्र से ज्यादा बड़ी बातें करते थे, समय से पहले मैच्योर हो गए थे। मगर अब जब अनुष्का सारी कड़ियां जोड़ रही थी तो उसे समझ आ रहा था वो तीनों उतने अलग क्यों थे। भला वो बच्चे अलग कैसे नहीं होंगे जिनके ऊपर से एकाएक माँ बाप का साया हट जाए और जिन्हें राजकुमार से सीधा देशद्रोही बना दिया जाए। अनुष्का ने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है कपूर फैमिली के बारे में और पता करने की कोशिश करो, मुझे उन लोगों के बारे में और जानना है। ओके मैडम, सिद्धार्थ ने जवाब में कहा। रॉकवेव सिटी
सुबह सुबह सुनहरी सूर्य की किरणों ने पूरे आइलैंड को रोशन कर दिया था। समुद्र की लहरों के साथ मिलकर चिड़ियों की चहचहाट मानो वहां की वातावरण में मधुर संगीत बजाने का काम कर रही थी। पूरे आइलैंड का माहौल बेहद ही खुशनुमा था। कार्तिक और बेला अपने बेडरूम में बिस्तर पर एक दूसरे बाहों में सो रहे थे। कमरे में फर्श पर चारों तरफ उनके कपड़े बिखरे पड़े थे और कपड़ों नाम पर उन दोनों के शरीर पर सिर्फ एक सफेद चादर मौजूद थी। सूर्य की किरणें अपने चेहरे पर महसूस करते ही बेला ने धीरे से कशमशाते हुए अपनी आंखें खोली। तभी अचानक उसे अपने सीने पर भार महसूस होने लगा। बेला ने गहरी सांस ली। शायद उसे इस वजन की वजह पता थी। बेला ने कुछ पल रुककर कार्तिक की तरफ देखा, जो उसके सीने में सर छुपाए आराम से सो रहा था। बेला ने कार्तिक के बालों में धीरे से अपनी उंगलियां चलाते हुए कहा, कार्तिक उठ जाओ, आज हमें मुंबई भी जाना है। बेला की आवाज सुनते ही कार्तिक ने अपना सर उठाकर एक नजर उसे देखा। बेला भी उसे ही देख रही थी। कार्तिक ने दोबारा अपना चेहरा उसके सीने में छुपाते हुए कहा, 10 मिनट और उसके बाद मैं जग जाऊंगा। बेला ने कार्तिक की बात मानते हुए सिर हिला दिया, मगर तभी अचानक उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ जिससे कि उसका सुंदर लाल हो गया। बेला ने कार्तिक को घूरते हुए कहा, क्या कर रहे हो तुम कार्तिक? किस वाइफी, क्या तुम्हें महसूस नहीं हो रहा है? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, मैं इसे और अच्छे से कर सकता हूँ। कार्तिक ने जवाब में बड़े ही आराम से कहा और फिर पैशनेटली बेला के सीने को चूमने लगा। आगे क्या होगा जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड। 62 टेक मी इनसाइड यू। अब तक बेला ने कार्तिक की बात मानते हुए सिर हिला दिया, मगर तभी अचानक उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ जिससे कि उसका सुंदर लाल हो गया। अब आगे बेला ने कार्तिक को घूरते हुए कहा, क्या कर रहे हो तुम कार्तिक? किस वाइफी, क्या तुम्हें महसूस नहीं हो रहा है? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, मैं इसे और अच्छे से कर सकता हूँ। कार्तिक ने जवाब में बड़े ही आराम से कहा और फिर पैशनेटली बेला के सीने को चूमने लगा। कार्तिक की सेडिक्टिव मूवमेंट्स महसूस कर बेला ने अपने होंठ भींच लिए। उसके दोनों हाथ अपने आप ही कार्तिक के कंधों पर जाकर कस गए थे। लाख कोशिश करने बावजूद उसके मुंह से हल्की हल्की सिसकियां निकलने लगी, जो कार्तिक को और ज्यादा उकसाने के लिए काफी थी। बेला ने गहरी सांस लेकर कहा, कार्तिक बस भी करो, आज पूजा है, हमें घर जाना है, सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। बेला की बात सुनकर कार्तिक ने डीपली उसके सीने को हुए कहा, पूजा दोपहर को होनी है वाइफी, और हमें वहां जाने में मुश्किल से आधा घंटा समय लगेगा। फिलहाल हमारे पास बहुत वक्त है, हम अब भी बहुत कुछ कर सकते हैं, पर मुझे अभी कुछ नहीं करना है, मैं बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ। ठीक है, तुम कुछ मत करना वाइफी, जो करना होगा मैं खुद कर लूंगा। कार्तिक ने बेला के सभी बहानों पर पानी फेरते हुए कहा। उसकी उंगलियां बेला की कमर के नीचे की तरफ बढ़ रही थी। पलक झपकते ही कार्तिक पूरी तरह से बेला के ऊपर आ गया। उसकी उंगलियां लगातार बेला की सेंसिटिव बॉडी पार्ट्स पर हरकत कर रही थी। बेला ने अपनी भारी होती सांसों को काबू करते हुए कहा, कार्तिक तुम। कार्तिक ने बेला की बात बीच में काटते हुए कहा, डोंट डिस्टर्ब मी वाइफी, आई नीड यू, सो टेक मी इनसाइड यू। कार्तिक की बातें सुनकर बेला का लाल चेहरा और ज्यादा लाल हो गया। कार्तिक ने बेला की दोनों कलाई पकड़कर बेड पर प्रेस किया और अगले ही पल बेला ने अपनी आंखें मिंच ली। कार्तिक ने झुककर बेला के लिप्स को अपने मुंह में भर लिया और उसे पैशनेटली किस करने लगा। हर बीतते पल के साथ बेला उसके मजबूत बाहों में सिमटती जा रही थी। कार्तिक की जेंटल मूवमेंट के बावजूद बेला को ऐसी महसूस हो रही थी जैसे कोई एनर्जी पीने वाला ड्रैक्युला उसकी बॉडी से सारी एनर्जी पीता जा रहा है। कार्तिक की पकड़ जैसे ही बेला की कलाई पर ढीली हुई, वैसे ही बेला ने उसे टाइटली हक कर लिया। उसकी फिंगर टिप्स धीरे धीरे कार्तिक के पीठ में धंसने लगे थे। तकरीबन आधा घंटा बाद कार्तिक गहरी सांस लेते हुए बेड पर बेला की दूसरी तरफ लेट गया। उसके एब्सोल्युटली स्टनिंग चेहरे पर संतुष्टि के भाव नजर आ रहे थे। बेला चुपचाप अपनी कमर सहलाते हुए उसे घूर रही थी। उसके अंदर अब हिलने डुलने की भी ताकत नहीं बची थी। कार्तिक ने सिर घुमाकर बेला को देखा, फिर उसने मुस्कुराते हुए बेला के फॉरहेड पर किस कर लिया। बेला ने अब भी कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप कार्तिक को घूरती रही। कार्तिक ने प्यार से उसकी सिल्की बालों में उंगलियां चलाते हुए पूछा, क्या हुआ? मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? क्या तुम्हारा मन नहीं भरा? कार्तिक की बात सुनते ही बेला ने खींचकर उससे अपनी नजरें फेर ली।
कार्तिक ने उसे पीछे से अपनों बाहों में भरते हुए कहा, वाइफी, अगर तुम बगैर कपड़ों के मेरे साथ सोगी तो जाहिर है मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा। कार्तिक की बात सुनकर बेला की आंखें सिकुड़ गई। कल रात इसी आदमी ने उसे कपड़े पहनने लायक नहीं छोड़ा था और अभी यही आदमी उसे कपड़ों की दुहाई दे रहा था। बेला ने गहरी सांस लेकर कहा, कार्तिक, क्या तुम्हें आइडिया भी है? आज मैं कैसे चलूंगी? घर पर पूजा है। इतने दिनों बाद आज हम अपने घर जा रहे हैं। सारे फैमिली मेंबर्स होंगे वहाँ। मुझे उन सब से मिलना था। रायचंद मैंशन जाना था, मगर तुमने मुझे चलने लायक नहीं छोड़ा। कल रात की वजह से ऑलरेडी मेरी बॉडी में पेन था और अब तुमने दोबारा से। खैर छोड़ो, तुम्हें सबसे क्या पड़ता है? बेला की बातों में उसकी शिकायत और नाराजगी दोनों झलक रही थी। कार्तिक ने आराम से कहा, डोंट वरी वाइफी, मैंने पर्ल्स आइलैंड से वो हर्ब्स मंगा दिए हैं। एक बाउल सूप से तुम्हारी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। हर्ब्स का नाम सुनकर बेला ने राहत की सांस ली। अगर वो हर्ब्स आ गई थी तो उसे कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी। कार्तिक हमेशा से ऐसा ही था। उसके स्टेमिना को मैच कर पाना बेला के लिए हमेशा से मुश्किल होता आया था। ऐसे में पर्ल्स आइलैंड की वो मैजिकल हर्ब्स ही थी जो बेला को उसकी एनर्जी वापस देती थी, वरना तो ना जाने बेला का क्या होता। बेला ने अचानक पूछा, कार्तिक, कल साम्राज्य पर किसी ने अटैक किया था। सम्राट कह रहा था अटैक करने वाले लोग पक्का पर्ल्स आइलैंड वाले होंगे। उन लोगों की शायद कोई पुरानी दुश्मनी है। कल काफी गुस्से में लग रहा था सम्राट। हालांकि वर्तिका के बारे में जानने के बाद मैंने इस टॉपिक पर कल ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। क्या सच में कल पर्ल्स आइलैंड ने ही साम्राज्य पर अटैक किया था? जवाब में कार्तिक ने बेला की कमर सहलाते हुए कहा, हाँ, वो अटैक पर्ल्स आइलैंड से ही किया गया था। मगर अचानक कार्तिक का फोन रिंग होने लगा, जिसने कार्तिक की बात बीच में रोक दी। कार्तिक ने नाइट स्टैंड से फोन उठाकर कॉलर आईडी चेक किया। तन्मय उसे कॉल कर रहा था। उसने पहले भी कई बार कार्तिक को कॉल किया था, पर कार्तिक ने अपनी डिजायर में उसकी कॉल को नजरअंदाज कर दिया था। कार्तिक ने कॉल रिसीव किया और उसे स्पीकर पर डाल दिया। फोन की दूसरी तरफ से तन्मय की परेशान आवाज आई, चेयरमैन, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बताओ। चेयरमैन, सबका डाटा लीक हो चुका है। रॉकवेव से जुड़े ऑलमोस्ट हर एक इंसान की आइडेंटिटी रिवील हो गई है। आपका भी अब हर किसी को पता है। आप ही चेयरमैन हो। तन्मय ने हिम्मत करके कार्तिक को बात बता दी, जिसने आज सुबह से पूरी रॉकवेव सिटी में तहलका मचा दिया था। तन्मय की पूरी बात सुनते ही बेला के माथे पर शिकन की लकीरें उभर आई। वर्षों से जिस बात को छिपाने के लिए रॉकवेव ने अपनी पावर का 1/4 हिस्सा यूज कर दिया था, वो ऐसे ही दुनिया के सामने आ गई। दूसरी तरफ दूर कहीं किसी बेसमेंट के अंदर एक इंसान के दर्द से बिलबिलाने और चीखने की खौफनाक आवाजें गूंज रही थी। वो भयानक आवाजें किसी की भी रूह कंपा देने के लिए काफी थी। चीखने वाले आदमी के ठीक सामने एक लंबा चौड़ा लड़का हाथ में धारदार ब्लेड लिए खड़ा था, जिसकी उम्र तकरीबन 18-19 साल होगी। लड़का दिखता हैंडसम था, मगर उसकी क्रूरता किसी राक्षस की सेना को भी मात दे दे। पूरे बेसमेंट में ताजे खून की तेज गंध फैली हुई। वहां की फर्श भी खून की नदी में तब्दील हो चुकी थी। लड़के ने बड़ी ही बेरहमी के साथ ब्लेड जख्मी इंसान की थाई में हालाते हुए कहा, बताओ मुझे तुम्हारा चेयरमैन कौन है? अगर तुमने मुझे उस इंसान की पहचान बता दी तो मैं तुम्हें एक अच्छी मौत दूंगा, वरना मैं तुम्हें मौत के अलावा हर वो चीज दूंगा जो मौत से बदतर हो। लड़के की खतरनाक आवाज पूरे बेसमेंट में ऐसे गूंजी मानो उसके मुंह से शब्द नहीं, धारदार चाकू निकल रही हो। जख्मी इंसान दर्द में भी ऐसे हंसा मानो वो उस निर्दयी लड़के का मजाक उड़ा रहा हो। लड़के का गुस्सा उसकी मुस्कान देख आसमान छूने लगी। उसने अब पागलों की तरह जख्मी इंसान का थाई रेतना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से खून का तेज फव्वारा बार बार उस जख्मी इंसान की थाई से फूट पड़ता, मगर शायद ये टॉर्चर भी उस जिद्दी जख्मी इंसान का मुंह खुलवाने के लिए काफी नहीं थी। जख्मी इंसान ने अजीब मुस्कान के साथ कहा, पहली बात, मैं नहीं जानता चेयरमैन कौन है। मैं सिर्फ एक मामूली ब्लैक विंग वॉरियर हूँ, मगर यदि मुझे पता भी होता चेयरमैन कौन है, तब भी मैं तुम्हें नहीं बताता चेयरमैन कौन है। हालांकि मैं जाने से पहले तुम्हें एडवाइस जरूर दूंगा। तुम्हारी ये पिद्दी सी ऑर्गेनाइजेशन रॉकवेव या चेयरमैन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तुम्हें और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। टॉर्चर के और भी कई तरीके होते हैं और मुंह खुलवाने के भी। खैर, गुड बाय। अपनी बात पूरी करते ही जख्मी इंसान ने अपना दांत जोर से दबाया और अगले ही पल उसके दांतों में छिपा जहर उसकी पूरी बॉडी में फैल गई और पलक झपकते ही उसकी मौत हो गई।
टीनेज लड़के ने गुस्से में उस ब्लैक विंग वॉरियर की डेड बॉडी पर लात मारते हुए कहा, कमीना साला, ये भी हाथ से निकल गया। ना जाने उस कमीने चेयरमैन ने इन लोगों के आंख पर कौन सी पट्टी बांध दी है। अंधभक्त, बेवकूफ कहीं के, सुसाइड कर लेते हैं पर मुंह नहीं खोलते। वही कुछ दूरी पर पिलर से टिक कर खड़ा लड़का, जो ना जाने कब से अपना फोन यूज कर रहा था, अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने टीनेज लड़के की तरफ देखा, जो खून से सना हुआ था। टीनेज को ऐसे देखते ही लड़का चिढ़कर बोला, पाशा, तुम्हें इस हद तक जाने की जरूरत नहीं थी। वैसे भी ये लोग रियल होते ही हैं। इनके साथ डील करना बच्चों का खेल नहीं है। अब देखो, इसने भी सुसाइड कर लिया ना। दूसरे लड़के की बात सुनते ही पाशा ने ब्लेड फर्श पर फेंकते हुए गुस्से में कहा, सिद्धार्थ, चुपचाप अपने काम से मतलब रखो। इन लोगों के साथ कैसे डील करना है, मैं तुमसे बेहतर जानता हूँ। मेरे कामों में टांग अड़ाने की सोचना भी मत, वरना तुम्हारी दोनों आंखें निकल लूंगा। पाशा की धमकी सुनकर सिद्धार्थ ने ठंडी आह भरी। ये लड़का उम्र में उससे 4 साल छोटा था, मगर उम्र का लिहाज करके उसकी इज्जत करना तो दूर, ये लड़का हर बात में उसे जान से मारने की धमकी देता रहता था। सिद्धार्थ ने पाशा को नजरअंदाज कर वहां से जाते हुए कहा, जो करना है करो, मुझे तो पता चल चुका है रॉकवेव का चेयरमैन कौन है, और अब मैं विवान सर को इस बारे में बताने जा रहा हूँ। चेयरमैन का जिक्र सुनते ही पाशा के कान खड़े हो गए और अगले ही पल वह हवा के झोंके की तरह सिद्धार्थ के ठीक सामने जाकर खड़ा हो गया। सिद्धार्थ ने चिढ़कर कहा, क्या कर रहे तुम इडियट, हटो मेरे सामने से, मुझे विवान सर को रिपोर्ट देने जाना है। सिद्धार्थ की बातों को नजरअंदाज कर पाशा ने अचानक ब्लेड सिद्धार्थ के गर्दन पर रख दिया और पूछा, कौन है चेयरमैन, मुझे उस कमीने का नाम बताओ, मैं आज ही उसका सर काट कर बॉस के कदमों में डाल दूंगा। पाशा की बात सुनकर सिद्धार्थ ने उसे ऐसे देखा जैसे वो किसी पागल को देख रहा हो, मगर कुछ सेकंड बाद अचानक सिद्धार्थ के हैंडसम चेहरे पर गंभीर भाव उभर आए। सिद्धार्थ ने अपनी 2 उंगली की मूवमेंट से ब्लेड को हल्का छुआ और अगले ही पल ब्लेड फर्श पर जा गिरा। पाशा ने फटी आंखों से अपनों ब्लेड को देखा, जो उसका फेवरेट टॉर्चर टूल था। फिर उसने सिद्धार्थ को घूरा, जो ऐसे पैंट के पॉकेट में हाथ डाले खड़ा था, मानो दुनिया का सबसे बंगा एक्सपर्ट हो। पाशा ने हैरान लहजे में पूछा, तुम्हारी स्किल्स इतनी बेहतर कैसे हो गई? सिद्धार्थ ने पाशा के सवाल को नजरअंदाज करते हुए गंभीरता से कहा, पाशा, भूलो मत, चेयरमैन विवान सर के कौन है। आगे से अपनी जुबान पर लगाम रखना, वरना हो सकता है चेयरमैन से पहले विवान सर ही तुम्हें जान से मार दे। खैर, चलो मेरे साथ, तुम्हें खुद पता चल जाएगा चेयरमैन कौन है। सिद्धार्थ की बातें पाशा को अच्छी तो बिल्कुल नहीं लगी, मगर क्योंकि सिद्धार्थ की बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई थी, इसीलिए पाशा अपनी मुठ्ठियां भींचते हुए उसके साथ चल दिया। थोड़ी ही देर बाद वो दोनों किसी मैंशन के लग्जरियस लिविंग में आए, जहां मौजूद हर एक वस्तु बेशकीमती थी। क्या वजह थी साम्राज्य पर हमले के पीछे? कौन है विवान? क्या है विवान का मकसद? क्या रिश्ता है विवान और कार्तिक के बीच? जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड।